नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस पटवालिया को पंजाब का नया महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल नंदा ने 18 सितंबर को संवैधानिक परंपरा का हवाला देते हुए महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। पटवालिया ने संवैधानिक पक्ष पर प्रैक्टिस की है और वे सेवा और आपराधिक मामलों में भी प्रैक्टिस करते रहे हैं। अपनी टीम को एक मेल भेजते हुए नंदा ने अपने इस्तीफे के बारे में सूचित किया था, क्योंकि उन्होंने अपने सभी सहयोगियों और जूनियर वकीलों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने मामले की तैयारी के लिए अक्सर व्यक्तिगत स्तर पर घंटों, सप्ताहांत और छुट्टियों में भी कड़ी मेहनत की, ताकि हमारा कार्यालय अदालत में चमक सके। बिहार की एक अदालत ने पिछले महीने नाले की साफ सफाई और निगरानी करने की शर्त पर महिलाओं का शील भंग करने के एक आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दी। मधुबनी के झंझारपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार ने याचिकाकर्ता के वकील के बयान को ध्यान में रखते हुए ये शर्त रखी कि याचिकाकर्ता अपने घर के सामने स्थित नाले की सफाई, रखरखाव और निगरानी करेगा। जमानत याचिका याचिकाकर्ता रुस्तम द्वारा दायर की गई थी, जो 24 अप्रैल 2021 से जेल में है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 341, धारा 323, 308, धारा 324, स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना, 354 बी, आक्रमण करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग, 379 चोरी, धारा 504, धारा 506 आपराधिक धमकी, सहपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत मामले दर्ज हैं। प्राथमिकी में आरोप के अनुसार शिकायतकर्ता मोहम्मद अमजद का कहना था कि 11 अगस्त 2020 को अपनी बेटी की शादी के मौके पर आरोपी याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर कई महिलाओं का शील भंग किया और शिकायत करने वाले पक्ष पर कथित तौर पर हमला कर मारपीट की। मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने 2 साल की अवधि में पारित आदेशों का पालन न करने के लिए एक जन सूचना अधिकारी पीआईओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिला बुरहानपुर के सीएमएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जो लोक सूचना अधिकारी पीआईओ भी है। राज्य सूचना आयुक्त सिंह ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुक्त आकाश त्रिपाठी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया है और राज्य सूचना आयोग एसआईसी के आदेशों की घोर अवहेलना करने के कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई गुरुवार को की। हालांकि सुनवाई को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने वाले याचिकाकर्ता के वकील को सुना नहीं जा रहा था। सुनवाई के दौरान एएसजी चेतन शर्मा ने याचिका के विचारणीयता पर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता के लिए कानून में कई रास्ते उपलब्ध हैं। इस मामले में एक रिट कोर्ट से हस्तक्षेप करने के लिए कहना न केवल संविधान के अनुच्छेद 226 का दुरुपयोग है, बल्कि जॉन डो अज्ञात पक्षकार के खिलाफ आदेश की मांग करना भी है। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म निर्माता, कवि और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता लीना मणिमेकलाई की याचिका पर नोटिस जारी किया। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी चेन्नई ऊना पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया था, जिसे याचिका में उन्होंने चुनौती दी थी। मणिमेकलाई के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला लंबित होने का हवाला देते हुए जब्त करने का आदेश पारित किया गया था। मणिमेकलाई ने 2018 में #मीटू आंदोलन के दरमियान फिल्म निर्देशक सुसी गणेशन के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद गणेशन ने 2019 में चेन्नई में एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। इस साल 9 सितंबर को पासपोर्ट अधिकारी ने एक लंबित आपराधिक मामले के आधार पर पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10(3)(e) के तहत मणिमेकलाई का पासपोर्ट जब्त कर लिया। केरल हाईकोर्ट ने एक फर्जी वकील मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि एक वकील पहले अपने क्लाइंट के प्रति सबसे अधिक जिम्मेदारी लेता है, फिर अदालत के प्रति। न्यायमूर्ति शिरसी वी ने अपने आदेश में ये भी कहा कि कानूनी पेशा सबसे महान पेशों में से एक है। वकीलों के पेशे को सबसे महान व्यवसायों में से एक माना जाता है।
वकीलों को न्याय के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, क्योंकि केवल उनके ईमानदार और उद्देश्यपूर्ण प्रयास और सहायता से न्यायालय न्याय को ठीक से संचालित कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा दिल्ली मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 9 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की पहचान का खुलासा करने के लिए दायर एक शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। उक्त नाबालिग लड़की की दिल्ली कैंट एरिया में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस को 29 सितंबर तक उक्त रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर कथित तोड़फोड़ के मामले में एक आरोपी को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में जबकि 4 अन्य को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अमरदीप कौर ने ये आदेश दिल्ली पुलिस द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद सुनाया। इस मामले में हिंदू सेना संगठन के सदस्य शामिल है। कोर्ट ने आरोपी ललित को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, वहीं अन्य आरोपी शिवम, सचिन और अन्य सहित अन्य आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष PM केयर्स फंड ट्रस्ट की ओर से दायर हलफनामे में दावा किया गया है कि एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है और ये भारतीय संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत नहीं बनाया गया है और इसमें प्राप्त राशि भारत की संचित निधि में नहीं जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में अवर सचिव की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि PM केयर्स ट्रस्ट के कामकाज में केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उक्त हलफनामा संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत PM केयर्स फंड को राज्य घोषित करने की मांग करने वाली याचिका में आया है। याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल PMO के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें उनके RTI आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि PM केयर्स RTI अधिनियम की धारा 2H के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं था। अपने जवाब में PM केयर्स फंड ने याचिका के सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि RTI अधिनियम 2005 के तहत याचिकाकर्ता के लिए वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध है। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर द कन्वर्जन फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और उपयुक्त अधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा या जांच और सेंसर किए जाने तक इसके ट्रेलर को YouTube से हटाने की मांग की गई। अधिवक्ता आदिल शरफुद्दीन और उबैद UI हसन के माध्यम से ऑल इंडिया प्रैक्टिसिंग लॉयर्स काउंसिल द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि फिल्म के ट्रेलर में पक्षपातपूर्ण और सांप्रदायिक सामग्री को दर्शाया गया है। उक्त फिल्म से आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संभावना है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।